हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 विधायिका। देखिए, क्लास 11 और 12 दोनों में दो दो बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 बुक है और ये चैप्टर 5 है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं चैप्टर 1 से लेकर 4 तक करवा चुका हूँ और मैं उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं हाईलाइट्स पॉइंट को पढ़ूंगा जो आपके बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और एक भी मैं पेज छोड़ा नहीं हूँ, हर पेज का एक लाइन पढ़ के फिर मैं ये नोट्स बनाया हूँ बुक से ही। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पेज में तो नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, इसमें भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स नहीं मिलेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए, हाँ, यहाँ नीचे आइए। 28 फरवरी 2002 की घटना है। केंद्रीय वित्त मंत्री उस समय कौन थे? जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट प्रस्तावों में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपये बढ़ाने तथा दो अन्य खादों के दामों में भी कुछ वृद्धि करने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। इससे खाद के दामों में 5% की वृद्धि हुई। यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य 4830 रुपये प्रति टन पर 80% सब्सिडी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए। फिर ये घटना जो है 11 मार्च 2002 की है। विपक्ष के जबरदस्त विरोध के कारण क्या हुआ? फिर वित्त मंत्री को खाद के दामों में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था। ठीक है, तो विपक्ष ने क्या किया? एकदम जो पूरा एकदम जोर जबरदस्ती से क्या किया? विरोध किया इस फैसले का। ठीक है, और अंततः वित्त मंत्री को जो खाद के दामों में वृद्धि किया था उसको वापस लेना पड़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ ये 4 जून 1998 की घटना है। को लोकसभा में यूरिया खाद और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर विवादास्पद स्थिति बनी हुई थी। पूरे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया, यानी बाहर चले गए, सभी सदन से बाहर चले गए। इस मुद्दे पर सदन में 2 दिनों तक गर्मागर्मी पूरा बनी रही थी। वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में यूरिया खाद के दामों में मात्र 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि का प्रस्ताव किया था, जिससे उस पर सब्सिडी कम की जा सके। इस विरोध के परिणाम स्वरूप वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था। ठीक है, 1998 की बात है। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा। फिर नेक्स्ट आइए, 22 फरवरी 1983 की घटना है। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज मतलब 22 फरवरी 1983 को लोकसभा ने सर्वसम्मति यानी सभी लोगों की सम्मति से सरकारी कामकाज को स्थगित करने, क्या हुआ था, जो बहस चल रहा था लोकसभा में उसको स्थगित कर दिया गया तथा असम में उस समय क्या हुआ था? असम पर बहस को प्राथमिकता देने तथा का निर्णय लिया गया। उस समय असम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, बोला गया है कि इसको अभी इस मामले जो अभी चल रहा है लोकसभा में उसको स्थगित किया जाए और असम का मुद्दा को उठाया जाए, वो अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसीलिए लोकसभा में उस समय जो मतलब प्रस्ताव पारित होने वाला था या कुछ चल रहा था, ठीक है, तो वो उसको स्थगित कर दिया गया और असम के मुद्दे को ऊपर उठाया गया, यानी उसको प्राथमिकता दी गई। गृह मंत्री पीसी सेठी ने बयान दिया कि असम में रहने वाले सभी समुदायों और समूहों के बीच सद्भाव कायम करने के लिए मैं अलग अलग विचार और नीतियों से प्रतिबद्धता रखने वाले आप सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूँ। लोकसभा के सदस्यों को बोला, यह समय विवाद का नहीं वरन घाव पर मरहम लगाने का है। ठीक है, फिर ये क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि 1979 से 1985 के बीच क्या हुआ था कि असम में भयंकर दंगे हो रहे थे। क्यों दंगे हो रहे थे? क्योंकि उस समय जो है असम के जो मूल निवासी थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि बांग्लादेश के जो 80 लाख जो आबादी थी, मतलब कुछ आबादी जो थी वो, मतलब जब पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान और भारत युद्ध हुआ था तो बहुत सारे बांग्लादेशी लोग जो थे वो बचने के लिए भारत में भाग आए थे। मतलब असम है बगल में, तो असम में ही भाग कर चले आए थे। जिससे क्या हुआ था कि वहाँ के मूल निवासी को डर था कि कहीं हम लोग अपने ही जगह पर क्या हो जाए, मतलब हम लोग अल्पसंख्यक ना हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। ठीक है, तो उसी के मतलब सुनवाई को लेकर मतलब लोकसभा के सदस्यों ने, मतलब लोकसभा के जो उस समय गृह मंत्री थे पीसी सेट्टी ने बोला कि इस मामला को पहले उठाया जाए। ठीक है, ताकि असम में शांति बहाली की जा सके। लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया था। लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया था। फिर नेक्स्ट है, ये हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। ठीक है, संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। यह केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है।
ठीक है, 6 राज्यों में ही है। बिहार में, यूपी में, यानी विधानसभा विधान परिषद दोनों है। बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में बस। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये थोड़ा पहले का बुक है इसलिए जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो ये आप लोगों को स्टेट का नाम याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से किस राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, किस में नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ ये द्वितीय सदन यानी राज्यसभा, यानी प्रथम सदन जो है वो लोकसभा को बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम सदन लोकसभा को बोला जाता है और द्वितीय सदन जो है वो राज्यसभा को बोला जाता है। तो द्वितीय सदन यानी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट, ये भी क्वेश्चन बन रहा है। जैसे भारत में द्वितीय सदन को राज्यसभा कहते हैं, लेकिन अमेरिका में द्वितीय सदन को क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं। तो अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में और प्रथम सदन को अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा बोलते हैं भारत में, लेकिन अमेरिका में क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। जैसे ब्रिटेन में क्या बोलते हैं लोकसभा को, मतलब प्रथम सदन को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, और द्वितीय सदन को वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक, अलग अलग कंट्री का। फिर अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन भारत में ऐसे सिस्टम नहीं है। भारत में प्रत्येक स्टेट का जो है, प्रत्येक स्टेट में देख लीजिए आप, राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है, सभी राज्यों में अलग अलग है। ऐसे बिहार में 16 है, हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं 3 है, उत्तराखंड में 3 है। तो क्या है कि हर एक स्टेट का जो है आबादी के अकॉर्डिंग जो है वो राज्यसभा में सीट दिया गया है, लेकिन अमेरिका में वैसा नहीं है। अमेरिका में अगर 50 राज्य है तो 50 राज्यों को से सेम सीट जो है वो सीनेट में आता है। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए। संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। यानी चौथी अनुसूची में क्या है, संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र प्रदेश से, मतलब राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का संख्या बताया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए। ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट कौन है, यूपी है। यूपी से 31 जो है राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये बात याद रखिए। और बिहार से 16। फिर यहाँ देखिए, जर्मनी में लोग 2 मत देते हैं। जर्मनी में एक ही आदमी 2 बार मत देता है, पहले पसंद के उम्मीदवार को, फिर पार्टी को। ठीक है, 2 मत देते हैं, एक पहले उम्मीदवार को देते हैं पहले, और दूसरा पार्टी को देते हैं। इसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनते हैं। ठीक है, जर्मनी 16 स्टेट में बटा हुआ है, इसलिए यह फेडरल है। 16 स्टेट में बटा हुआ है, इसलिए वहाँ फेडरल व्यवस्था है। देखिए जर्मनी का बता रहा है यहाँ, जर्मनी में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जर्मनी में विधायिका द्विसदनात्मक है। दोनों सदनों को बुंडेस्टैग यानी फेडरल असेंबली और बुंदेसरेट फेडरल काउंसिल कहते हैं। ये बता, ये सब याद करना है आप लोगों को। वहाँ पर क्या है, वहाँ भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। भारत में भी लोकसभा राज्यसभा, लेकिन वहाँ पर क्या है, बुंदेस्टैग और बुंदेसरेट। बुंदेस्टैग को फेडरल असेंबली बोलते हैं, बुंदेसरेट को फेडरल काउंसिल बोलते हैं। असेंबली का चुनाव यानी फेडरल असेंबली का चुनाव जो होता है, प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिली जुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। भारत में 5 वर्ष के लिए होता है। वहाँ पर असेंबली का चुनाव यानी फेडरल असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिली जुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। जर्मनी के 16 संघीय राज्य को फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। भारत में भी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेश को जो है राज्यसभा में सीट मिलता है। वहाँ पर जो है जर्मनी के 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। बुंदेसरेट की 69 सीटें यानी 69 सीटें राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दी जाती है। ठीक है, ये सभी सदस्य यानी 69 सदस्य जो चुन कर आते हैं, वे सभी सदस्य सामान्य रूप से राज्य सरकार में मंत्री ही होते हैं, राज्य सरकार में, और उसका चुनाव नहीं होता है, वरन वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जर्मनी के कानून के अनुसार इन सभी सदस्यों को एक टीम की भांति अपने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वोट देना होता है। कभी कभी राज्यों में गठबंधन सरकार होने पर इन सदस्यों में सहमति नहीं बन पाती, तब वे मतदान में भाग नहीं ले पाते। बुंदेसरेट सभी कानूनी प्रस्तावों पर मतदान नहीं करती है। बुंदेसरेट जो है वह सभी कानूनी प्रस्तावों पर मतदान नहीं करती है, लेकिन वे सभी नीतिगत मुद्दे जिन पर
संघीय राज्यों को समवर्ती शक्तियाँ प्राप्त है और जिन विषयों में संघीय निर्देशों को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है, वे सभी मुद्दे पुण्यश्रेत द्वारा पारित होने चाहिए। पुण्यश्रेत ऐसे विधेयकों को वीटो भी कर सकती है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए, जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आइए, लोकसभा और राज्यों को विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है, इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। इस समय लोकसभा में के 543 निर्वाचन क्षेत्र है। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। ठीक है, 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही अभी वर्तमान में जो है लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। फिर 2026 में जो सारा लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा और विधान परिषद का जो है मतलब सीट का जो नंबर चेंज होगा वह 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग होगा। ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पर, विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। ठीक है, विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए इस पेज में कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नीचे भी नहीं है। आइए इधर, संवैधानिक कार्य, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संवैधानिक शक्तियाँ एक समान है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है, तभी जाकर हम संविधान में कुछ संशोधन कर पाते हैं। ये बात याद रखिएगा आपको। संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए वो प्रस्ताव, संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव मतलब। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन है यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है, नहीं, केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। यह संसद को राष्ट्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, यह संसद को राष्ट्र सूची, यह मतलब कौन, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। यह संसद को मतलब राज्यसभा जो है वह संसद को राष्ट्र सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। राज्यसभा जो है वो संसद को यानी लोकसभा को ये अधिकार दे सकती है कि जो भी मतलब राष्ट्र सूची के विषय है यानी जो मतलब जिसके अंदर सिर्फ राज्य सरकार का अधिकार है उस सब्जेक्ट पर भी जो है केंद्र सरकार जो है मतलब कुछ नियम कानून बना सकती है राज्यसभा चाहे तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए। हाँ, यहाँ आइए, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। राज्यसभा क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है को राष्ट्रीय हित में देखते हुए संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए ये क्वेश्चन टियर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं, अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पर आइए। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को ही विधेयक कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जनता की इच्छा, देखिए यहाँ 1-2 में मार्क किया हूँ, यानी पहले विधेयक लाया जाता है, फिर 2 विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी एक सदन में पेश किया जाता है। लोकसभा है तो राज्यसभा में पेश करेगा, राज्यसभा में है तो लोकसभा में पेश करेगा। ठीक है, उसके बाद 3 में आ जाइए, विधेयक समिति के पास भेजा जाता है फिर या उस पर सदन में ही चर्चा होती है। फिर 3 के बाद जाएगा कहाँ पर, 4 में समिति रिपोर्ट देती है, 4 के बाद 5 में सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार कर भी सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, तो रिपोर्ट लोकसभा स्वीकार कर भी सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। फिर 6 में सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है कि क्या है, क्यों जरूरी है इस विधेयक को लाना, पारित करे कि नहीं करे, इस पर चर्चा होती है। ठीक है, विधेयक या तो पारित होता है या तो रद्द हो जाता है, दो ही काम होगा। दूसरे सदन में अगर पारित होता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरा सदन या तो उसे मंजूरी देता है या फिर उस पर सुझाव भेजता है। जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अगर कुछ मतलब डिस्कशन करना हो तो
मतलब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, फिर विधेयक कानून बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है, कोई भी कानून किस तरह बनता है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य भी जो है, कोई भी मंत्री ना हो और वो कोई प्रस्ताव लाता है तो उसको निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। और कोई मंत्री, चाहे खेल मंत्री हो, रेल मंत्री हो, परिवहन मंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, विधेयक के बहुत सारे प्रकार हैं। सरकारी विधेयक होता है, निजी सदस्यों का विधेयक होता है, गैर वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है। ठीक है, संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि इस विधेयक की ज़रूरत ही क्या है। अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अतः कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, संसदीय समितियाँ क्या होती है। देखिए, यहाँ पर मैं अपने मतलब हैंड रिटेन परिभाषा लिखा हूँ। ये वे समितियाँ होती है जिनमें पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं, साथ ही सभी दलों के प्रतिनिधि भी होते हैं, सभी दलों के प्रतिनिधि भी होते हैं और पढ़े लिखे अधिकारी भी होते हैं। ठीक है, उन लोगों के ग्रुप को ही संसदीय समिति कहा जाता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। जैसे रेल मंत्रालय कोई प्रस्ताव जो है रेल से संबंधित है, रेल से, तो वह रेल मंत्रालय से मतलब ही बनाएगा वो। ठीक है, मतलब जिसके जो मंत्रालय संबंध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए, लड़कियों के विवाह की उम्र यदि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है तो इसका प्रारूप जो है विधि मंत्रालय बनाएगा। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय भी भागीदारी हो सकती है। संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में, कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में ही होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। तो संसदीय समिति को लघु विधायिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, संसदीय समिति को जो है वह लघु विधायिका भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, संसदीय समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि तो होते ही हैं और पढ़े लिखे कुछ अधिकारी भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको लघु विधेयिका भी कहते हैं। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी ये सेम प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, यदि राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक क्या है, धन विधेयक, यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय ना ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित अपने आप मान लिया जाता है। ठीक है, अगर लोकसभा जो है धन विधेयक को राज्यसभा भेजता है, अगर 14 दिन के अंदर वो नहीं लौटाए तो उसको अपने आप पारित मान लिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पर। जिस दिल या दलों के गठबंधन को यहाँ दल होगा, जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो पार्टी जो है चुनाव जीत के जाती है उसी पार्टी में से जो है कोई ना कोई मतलब मंत्री बनते हैं। ठीक है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद भी किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसे ही संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में कोई मंत्री किसी को कुछ कह देता है तो उसके लिए जो है किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसे ही संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामलों में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ठीक है, सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न है। प्रश्नकाल, संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल, इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। और लोकतंत्र के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे अच्छा प्रभावी तरीका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, इस पेज में हाँ है, यहाँ देखिए, ज़्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर ही सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये अनेक विधेयकों मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक जो कि 2000 में आया था, को राज्यसभा ने ही अस्वीकृत कर दिया, इसलिए वो पारित ही नहीं हुआ। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार को संवैधानिक जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये वह भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक
और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामले की जांच कर सकती है। वह यानी कौन? वित्तीय नियंत्रण। ठीक है, संसदीय स्वीकृति का लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों को व्यवस्था के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामले की जांच कर सकती है। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार जो है वो अविश्वास प्रस्ताव है। सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आइए, विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। 1983 से भारत में संसद की अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। 1983 से ही भारत में संसद की अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। तो यह एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अस्थायी समितियों की प्रणाली भारत में कब से विकसित की गई? तो 1983 से प्रारंभ की गई। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियाँ हैं। अस्थायी समितियाँ विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट खर्चे तथा उससे संबंधित विधेयकों को देखरेख करती है। अस्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते ही हैं और संयुक्त संसदीय समितियों का गठन जो है किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जाँच के लिए किया जा सकता है। यानी संयुक्त संसदीय समिति मतलब क्या? ऐसा संसदीय समिति जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हो, वही है संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, सीधे समझे तो आप। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अच्छा यहाँ भी है, सॉरी। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। सदन का अध्यक्ष ही जो होता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में कोई प्रस्ताव पर चर्चा हो रहा है उसमें हेड कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा में हो रहा है तो राज्यसभा के सभापति होंगे हेड। ठीक। फिर ये नेक्स्ट पेज पर यहाँ देखिए, अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी भी दल के टिकट पर निर्वाचित विधेयक, पहले क्या होता था कि कोई भी दल से और कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो सपोज दैट ए और बी दो पार्टी है, तो ए पार्टी से इलेक्शन से पहले वो ए पार्टी में आया, वहाँ से इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया, और जीतने के बाद वो बी में चला गया। तो इस तरह का बहुत शुरू में बहुत ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, इस तरह की घटनाएं हुई। तो अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी भी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक, यानी कोई दल से कोई विधायक मतलब अपना कोई प्रतिनिधि चुनाव जीतता है, या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए, या सांसद को दल बदल से करना है तो ऐसा नहीं करे वो, मतलब जो पार्टी से लड़ा था जीते चाहे हारे उससे मतलब नहीं है, वो उसी पार्टी में रहे। जीतने के बाद भी अगर हार गया तो कोई बात नहीं, हार गया तो चेंज कर सकता है वो, लेकिन जीत गया तो वो चेंज नहीं कर सकता है अब अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट रूल। तो दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संविधान संशोधन किया गया। इसे दल बदल विनिरोधक कानून कहते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि दल बदल विनिरोधक कानून कब पारित किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया था और यह 52वां संविधान संशोधन था। इससे बाद में 91वां संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि वह सिद्ध हो जाए कि किसी भी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलों को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, आज कानून बन गया है इसे। फिर देखिए यहाँ पे निष्कर्ष है, तो कुछ इसमें है कुछ नहीं इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर तो फिर प्रश्नावली है। ठीक है, और मैंने एक भी पेज नहीं छोड़ा है, मैं हर पेज का एक लाइन पढ़ के तब जाके फिर मैं मार्क किया हूँ और मैं उसे पढ़ के आप लोगों को बताया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। Thanks for watching and subscribe for more. Visit my channel.